जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो कहता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है यानी प्रवेश करता है तब दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दिशा में परिवर्तन को ही तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो ये गिलास है कांच का, इसमें जल रखा हुआ है। ओके, जल हम लोग दूसरा से भरते हैं। ओके, मान लो इसमें जल है, क्या है, जल। ओके, अब इस जल में जब हम कोई प्रकाश को भेजते हैं, ठीक, भेजे तो एक तो अभिलंब हमारा बनेगा, तो ये प्रकाश तो यहाँ ना आना चाहिए, ये प्रकाश यहाँ आना चाहिए, लेकिन यह जो है ना अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद यह जब बाहर निकलता है तो ये दूर भागता है। अभिलंब से क्या भागता है, दूर भागता है। बात समझ रहे हो। तो यही जो विचलन हुआ ना, यही विचलन हुआ, इसी को हम लोग प्रकाश के क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब की ओर से दूर भागती है। अभी तो ग्लास बना के बताए हैं। तो देखो, सघन पहले समझ लो, सघन और विरल क्या होता है। सघन मतलब घन, खूब घन होगा। और विरल मतलब सब वीरान, एकदम हवा जैसा, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा। बात समझ लो। तो सघन माने घन और विरल माने पूरा वीरान। बात समझ लो, सुनसान। जैसे अगर कहें कि हवा में और जल में सघन कौन है और विरल कौन है, तो हवा में जल में सघन है आपका जल। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना क्या है, रिक्त स्थान की संख्या कम है, लेकिन हवा में रिक्त स्थान की संख्या ज़्यादा है ना जी बच्चों। चलो, हवा में जो है प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, लेकिन ये जल में जो है प्रकाश की चाल कम हो जाएगा, इसीलिए वह क्या होगा, सघन हो गया और हवा विरल हो गया। तो समझ में आ गया। चलो, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अभिलंब की ओर क्यों मुड़ेगा हम बताए हैं आपको। जब इसमें डालिएगा तो वो अभिलंब होगा, तो इधर ना भागेगा, ऐसे इधर जा रहा था है इसे, लेकिन ये जो है ना अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और जब यही सघन से विरल की ओर भागेगा तो एक बैग भागेगा धाए दिन इधर, तो इसी को निर्गत किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। ओके, चलो अब देखो आगे 3 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन सा माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन होगा। तब माध्यम 1 होगा। सघन का बात कर रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुम समझो। पहले क्वेश्चन कह रहा है माध्यम 1 और माध्यम 2, यानी कोई सघन होगा तो कोई विरल होगा, इसमें अभी हमको कोई मतलब नहीं। तब अभिलंब से दूर भागने का बात कर रहा है, अभिलंब से दूर, नज़दीक नहीं। तो कन्फर्म है वह पहल का माध्यम क्या होगा, सघन होगा, और दूसरा का माध्यम क्या होगा। 1 मिनट, पहल का माध्यम जो है ना, देखो समझो, मान लो ये जल है, तो ये प्रकाश आया तो ये तो आपका जो है ना इधर मुड़ा, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ा। तो कब, जब ये माध्यम पहल का माध्यम आपका विरल था और दूसरा का माध्यम सघन था। ठीक, अब यही प्रकाश को हम क्या करते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो ये तो घन है और ये विरल है। तो घन माध्यम से अगर घन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाता है, माने सघन से अगर विरल में जाता है तो दूर भागता है। तो यही तो कह रहा है अभिलंब से दूर भागता है, तो कौन सा माध्यम सघन अत्यधिक सघन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो देखो क्वेश्चन एक बार और समझो, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 माध्यम 2 में जाती है तब अभिलंब
दूर मुड़ जाती है तो वह माध्यम प्रकाशी के माध्यम से सघन है। तो माध्यम 1 सघन है, क्योंकि यही ना, ये माध्यम 1 है ना, तो ये सघन यहाँ से निकला प्रकाश, तब नहीं इधर गया, यहाँ से प्रकाश ऐसे मुड़ा तो यहाँ से गया, तो ये माध्यम तुम्हारा 1 हो गया, ये माध्यम 2। चलो अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है, तो ये हो गया। चलो आगे देखो, अपवर्तनांक की परिभाषा दे। तो अपवर्तनांक की परिभाषा 2 माध्यमों पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये अपवर्तनांक। इसको हम लोग n से सूचित करते हैं, छोटका n से, बात समझ लो। उसके बाद हम इसको लिख देंगे शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल लिख देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है क्या? 6, किसी माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम में या विरल माध्यम में? किसमें अपवर्तनांक ज़्यादा होगा? तो आपका सघन माध्यम में अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा। जैसे अगर कहे कि हीरे का अपवर्तनांक और जल के अपवर्तनांक में बताओ किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो आप कहोगे हीरे का। किसका कहोगे? हीरे का कहोगे। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना ज़्यादा है, ठीक। चलो आगे, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो देखो, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से हमको यह तात्पर्य हो रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल, बात समझ रहे हो, और वायु में प्रकाश की चाल जब बाटा करेंगे तो 2.5 दिन कट जाएगा, और कटने के बाद जो है ना ये हमको मिलेगा कितना? 3/4 गुना मिलेगा प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल के 3/4 गुना होता है। ओके, चलो पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो पार्श्विक विस्थापन देखो क्या होता है। जैसे हम लोग मान लो एक गिलास लिए, ठीक, इस गिलास में हम लोग जल भरे हुए हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जल भर दिए। चलो अब इस जल में जब हम प्रकाश को भेज रहे हैं, ये तो हमारा अभिलंब है, जब इस जल में प्रकाश गया, प्रकाश आया, एक मिनट, ये तुम्हारा अभिलंब है, ठीक। अब देखो इसमें हम प्रकाश जब भेजे तो ये जब आएगा ना तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा। इसको जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये मुड़ेगा यहाँ पे, तो तुम्हारा आपतित तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, तो ये जब जाएगा ना तो ये निर्गत किरण एक निकलेगा। क्या निकलेगा? निर्गत किरण निकलेगा, निर्गत किरण बाहर निकलेगा। ये तो अभिलंब हो ही गया। तो देखो इसको साफ थोड़ा बना देते हैं, ठीक। चलो ये आपका निकला ना, ये निर्गत किरण निकला। ये तो आपका काल्पनिक आपतित जो है किरण आता ही था, ठीक। अब देखो इसके बीच का जो दूरी है ना, लंबवत दूरी, इसके बीच का लंबवत दूरी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसी को कहते हैं पार्श्विक, नहीं चल रहा है, पार्श्विक विस्थापन। कथी कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, यही लंबवत दूरी को कहते हैं। बात समझ रहे हो? देखो तुम्हारा क्वेश्चन भी तो वही कर रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो ये आपका आपतित किरण है और ये आपका निर्गत किरण है, इसके बीच का लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक। तो ये काल्पनिक आपका ना है, जाना चाहिए यहाँ, लेकिन ये दूरी जो है ना अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यह विरल से जो है ना सघन में प्रवेश कर रहा है, इसलिए। ये हो गया क्लियर आपका। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर जो है ना चित्र दे रहा है, तो 9 नंबर थोड़ा हम देखते हैं, हम यहाँ पे लगा देंगे आप लोगों के लिए, ठीक। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 9 नंबर है ना जी, 9 नंबर में आपका क्वेश्चन ऐसे दे रहा है देखो कैसे बताते हैं।
चलो 9 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है। पहला बता रहा है क्या, ये कांच है और ये हवा है, तो बताओ इसमें किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो किसका अपवर्तनांक, तो इसका कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक हाई होगा, और इसका क्या होगा, लो होगा, इसका लो होगा अपवर्तनांक। ओके ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर प्रकाश को ऐसे भेजते हैं, लंबवत भेजते हैं, तो ये 90 डिग्री का बना देगा कौन, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगर वही क्वेश्चन हम ऐसे कहें हम कोई जो है ना, हम कोई ऐसे प्रकाश को भेजते हैं, सीधा नहीं भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं, तो ये कन्फर्म है ऐसे निकल के ऐसे भागेगा ना, तो एगो यहाँ बना देगा, एगो यहाँ लंब बनाएगा ना, तो ये वाला भाग आपका और ये वाला भाग, तो ये आपका जो है ना साइन आई हो जाएगा देखा जाए तो, और ये आपका साइन आर हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 60 डिग्री ये मानते हो तो 60 डिग्री ये भी हो जाएगा, है ना बच्चों। चलो कहने का अर्थ यही ना होगा। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये वाला, तो आइए इसको क्या कहोगे, आपतित कोण कहोगे ना, ये परिवर्तित कोण कहोगे ना। चलो अगला अगर तुमको कहे कि मान लो ये कांच है और ये जल है, ठीक, कांच है और ये जल है, अगर प्रकाश को हम ऐसे भेजते हैं तो बोलो ये प्रकाश इस तरह से विचलित होगा कि नहीं, होगा ना, ये आपका लंब है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोग करते हैं, ये चित्र है बच्चों, ठीक है, ये चित्र है, चित्र के अनुसार जो है ना उसमें देख लेना अपना। चलो 10वां नंबर, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और यह अवतल लेंस। यह जो है ना एक गोलीय लेंस का जो है ना भाग होता है। ओके, जब गोलीय लेंस को बीचों बीच काटोगे तो एक उत्तल बनेगा, एक अवतल बनेगा। अब देखो कह रहा है लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। लेंस के कथी अक्ष का, मुख्य अक्ष की परिभाषा देखना। तो लेंस की मुख्य अक्ष है उसकी सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है। सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है कौन, मुख्य अक्ष। मान लो अगर हम ऐसे करें तो बोलो मुख्य अक्ष है ये ना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा मुख्य अक्ष ना है, ठीक है। मतलब यहाँ तुम्हारा वक्रता केंद्र है, यहाँ का है वक्रता केंद्र, ये तुम्हारा मान लो कि सतह है, तो इसके बीच मिलाने वाली रेखा ही तो क्या कहलाएगा आपका प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। चलो पतला लेंस क्या है, देखो पतला लेंस कह रहा है ना, तो पतला लेंस मतलब समझ जाना कि यह लेंस का ही बात कर रहा है। पतला लेंस कह रहा है यानी समझ जाना कि कथी का बात कर रहा है, लेंस का ही बात कर रहा है कि लेंस क्या है, समझ रहे हो। देखो जो हम लोग सिद्ध करते हैं ना, लेंस सूत्र सिद्ध करते हैं ना, 1/f बराबर 1/v-1/u, ये सिद्ध करते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पतला लेंस से ही हो पाती है। ऐसे मान लो कि पतला लेंस है ये, ठीक है, ये पतला लेंस है, समझो, ठीक है। इसी से जो है ना हमारा क्या निकलता है, ये चीज़ें निकलता है, क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र निकलता है। तो ये जो है ना इसकी जो सतह होती है, कहेगा पतला लेंस क्या है, तो वैसा लेंस जिसकी जो है ना सतह, बीच वाली सतह और बाहर वाली सतह भी क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। उसमें जो है ना वक्रता केंद्र की मोटाई जो है ना ज़्यादा खास होती नहीं है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा खास होती नहीं है। ओके बच्चों, बस इतना ही देना हो जाएगा। चलो कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, और लेंस के मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। माने कौन लेंस के मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो किसी भी लेंस का जो है ना 2 मुख्य फोकस होता है, ठीक है। ये प्रकाशिकी केंद्र हो गया F1 हो गया, 2F1 हो गया, ओके।
अब यहाँ पर F2 हो गया, यहाँ पर 2F2 हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे एगो फोकस ये आपका हो गया, ये आपका फोकस हो गया एगो, आई दूसरा का हो गया, मतलब पहला ये दूसरा का ये। तो आप प्रकाश कहीं से भी मुख्य अक्ष के समानांतर भेजिएगा तो कन्फर्म है यहीं पे जाएगा, यहीं पे जाकर मिलते हुए कटेगा, है ना। देखो तो जहाँ पे कट रहा है तो उसी को ना आप फोकस कहिएगा, जहाँ पे कट रहा है उसी को ना फोकस कहिएगा। तो फोकसों की संख्या कै गो, फोकसों की संख्या 2 गो, फोकसों की संख्या कै गो 2 गो। अब मुख्य फोकस माने असली फोकस हम किसको कहेंगे, तो F2 को कहेंगे। तो ये जहाँ पे कटता है उसको कहेंगे। ओके, ये हो गया क्लियर हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका आकार जो है ना, आकार जो है बराबर वास्तविक और वास्तविक उल्टा बनता है ना। तो देखो अगर तुम F2 F1 पर रखते हो, 2 F1 पर रखोगे तो आपका जो है ना आकार क्या बनेगा, क्या बनेगा, आकार आपका बराबर बनेगा। बात समझ रहे हो ना। आप प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी तो देखना है। तो प्रतिबिंब आपका 2F2 पर बनेगा, कहाँ बनेगा 2F2 पर बनेगा। 2F1 पर रखोगे तो प्रतिबिंब आपका 2F2 पर बनेगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी का लेंस धनात्मक होती है उत्तल लेंस या अवतल लेंस में। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्यों, क्योंकि जब भी हम फोकस दूरी मापते हैं, जब भी हम फोकस दूरी मापते हैं तो प्रकाशिकी से मापते हैं लेंस में, और दर्पण में ध्रुव से मापते हैं। तो प्रकाशिकी से मापेंगे तो यही दूरी को ना हम फोकस दूरी कहेंगे। तो जब इधर की ओर चलते हैं तो हम लोग प्लस में आते हैं, इधर की ओर आते हैं तो माइनस में। तो इधर थोड़े नाप रहे हैं हम लोग, इधर ना नाप रहे हैं, तो इधर कथी होगा प्लस यानी धनात्मक। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है या कम। तो अधिक होगी। देखो अगर मान लीजिए जल है और हवा है तो किसका अपवर्तनांक कम होगा, तो हवा का अपवर्तनांक सरासरी जो है क्या होगा, कम होगा। तो हवा में ना प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा, बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधिक, जिसमें अपवर्तनांक कम होगा उसमें क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वह जो है ना फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, सीधी सी बात है। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। कौन सा लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस बनाता है। तो उत्तल लेंस यानी वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो आभासी जो है ना सिर्फ एक ही बनाता है, उत्तल लेंस जो है ना आभासी सिर्फ कई को बनाता है, एक को बनाता है। अब कब बनाता है, जब देखिएगा आप लेंस तथा F1 के बीच अगर रखते हैं ना, लेंस तथा F1 के बीच आप रखिएगा ना वस्तु को, तो वह जो है ना एकदम छोटा सा वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा। सॉरी, एक मिनट, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, माने दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो उत्तल लेंस है। कैसे हम मानेंगे कि ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो आभासी बनाता है, वास्तविक बनाता है। तो आभासी सिर्फ एक ही केस में बनाता है, आभासी सिर्फ एक ही केस में बनाता है। कौन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आभासी सिर्फ एक ही केस में बनाता है। कब, जब आप लेंस और F1 के बीच जो है ना आप वस्तु को रखिएगा, तो ये जो है ना प्रतिबिंब आपका जो है ना बनेगा वस्तु के पीछे। वस्तु के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। और जब वस्तु के पीछे बनेगा ना तो यह आभासी हो जाएगा। वस्तु के पीछे बनेगा तो क्या होगा, ये आभासी हो जाएगा। और दूसर का रूप में कहे तो आभासी हमेशा क्या होता है बच्चों, आभासी हमेशा सीधा होता है। तो ये जो है ना ऊपर ही बनेगा। और दूसर का ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कि बराबर बनेगा कि बहुत छोटा। तो ये आपका बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है। चलो आगे, चित्र के द्वारा समझाना है तो चित्र के द्वारा हम लेक्चर में बताए हैं, जाकर देख लेना। ओके, चलो आगे देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। यदि लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा छोटा हो तो लेंस होगा तो उत्तल लेंस। ठीक है, चलो
कैसे? छोटा हो तो सीधा, सीधा और छोटा हो तो कैसे? आई आई कहाँ पर बनता है? और बहुत छोटा का बात नहीं कर रहा है, छोटा हो तो ये कहाँ बनेगा? तो आप 2f1 और अनंत के बीच रखिए ना, 2f1 और कहाँ पर रखिएगा? अनंत के बीच रखिए, तो ये कन्फर्म है ये छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? तो 2f2 और f2 के बीच बनता है, 2f2 और f2 के बीच बनता है प्रतिबिंब। अब कैसे बनेगा? छोटा बनेगा, एकदम सा छोटा, बहुत छोटा नहीं बनता है, छोटा बनेगा। ठीक, चलो कहाँ रखने पर वस्तु? 2f1 और अनंत के बीच रखने पर, यानी अनंत और 2f1 के बीच रखने पर। चलो आगे देखते हैं। हम जो है ना इसी का बता दिए, उत्तल लेंस का बताया है। एक कथी पूछ रहा है? यदि लेंस किसी लेंस के प्राप्त वस्तु अपेक्षा, अच्छा, क्या कह रहा है? प्रतिबिंब, एक मिनट बच्चों, वो हम उत्तल लेंस का बता दिए। यहाँ पर देखो, यदि लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा छोटा हो, वह कैसा लेंस है? सीधा छोटा हो, यहाँ पे सीधा का बात कर दिया, सीधा और छोटा। तो ये तो हम लोग लेंस और अनंत के बीच जब रखेंगे तब ना, लेंस और अवतल दर्पण, अवतल लेंस में लेंस और अनंत के बीच रखिएगा ना, तो ये आपका लेंस और f2 पर बनेगा, लेंस और f2 पर बनता है, लेंस और f2 पर बनता है। तब जाके आभासी सीधा और छोटा बनता है, तब जाके आभासी, कहाँ गया जी? आभासी है कि नहीं की तरफ? आभासी नहीं है, तो छोटा और सीधा जरूर बनेगा, तो आभासी ही होगा ही। तो ये अवतल लेंस हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? अवतल लेंस। चलो आगे देखो, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब उत्तल लेंस और फोकस दूरी के बीच वस्तु हो तो आवर्धित ये बनता है। बात समझ रहे हो? चलो आगे, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? तब फोकस पर रखिए, वो अनंत पर बन जाएगा। दैनिक जीवन में लेंस के दो उपयोग को बताएं। तो एक तो दूरदर्शिता और दूसरा का जो है ना आपका चश्मे में किया जाता है। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाने वाले चित्र वास्तविक है या काल्पनिक है? तो ये जो है ना, ये जो सिनेमा हॉल में होता है पर्दा, ये वास्तविक प्रतिबिंब ही पाया जाता है, आभासी प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब ही पाया जाता है। इसको पर्दे पे उतार दिया जाता है। ठीक है, तो सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बात समझ लो ना, तब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बात समझ लो ना। चलो आगे, यदि कोई वस्तु किसी लेंस के बाईं ओर उसकी दुगुना फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, बाईं ओर कह रहा है, दुगुना पर रखा गया, बाईं ओर दुगुना फोकस पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखो, उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दाईं ओर दुगुना फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखो, एक पतले लेंस का फोकस -10 cm है, तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस का होगा। तो देखो, हम सबसे पहले बता दे रहे हैं, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा जो है ना धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का जो है ना फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ तक माइनस का चिन्ह लगा दिए तो सीधे सरासर जो है ना अवतल लेंस दिखेगा हम लोग को। चलो आगे देखते हैं, लेंस से कितने वस्तु u प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो इसमें संबंध सूत्र ना है, लेंस का सूत्र है 1 - 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना है। चलो, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस के प्राप्त आवर्धन m का क्या संबंध है? तो m बराबर -m बराबर v/u, यही ना संबंध है। चलो अब देखो, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? तो p बराबर 1/f, इसका पावर हो जाएगा, इसका फोकस दूरी हो जाएगा।
चलो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रा होता है डायोप्टर या फिर 1/m। ठीक है, चलो आगे। किसी वस्तु के चश्मे में लगे लेंस यदि 0.5D है, 0.5 क्या लिखा है जी, प्लस 1.5D लिखा है। ठीक, यहाँ पर देखो ठीक से, तो लेंस उत्तल है या अवतल। प्लस आ गया तो कन्फर्म में उत्तल ही होगा, माइनस रहता तो अवतल होता। चलो चिन्ह परिपाटी सब पढ़ा है, उसमें सब पता चल जाएगा कैसे होता है। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग कागज से ढक दिया गया है तो क्या लेंस किसी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा? हाँ, बना सकेगा। चलो, किसी लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित कीजिए। तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर अगर है तो इसका मतलब है कि लेंस की फोकस दूरी भी 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। और 2 डायोप्टर होता तो फोकस दूरी भी क्या होता है? देखो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका -0.5D, -0.5D। अब माइनस काहे लगा है? तो देखो ये अवतल लेंस ना पूछ रहा है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। चलो, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है? तो लेंस प्रतिबिंब जो है ना अपवर्तन से बनाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बना पाता है। चलो, ये हो गया आपका 34 तक खलास। कौन चीज़? तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो है ना अति लघु था, अति लघु था कथी का? भारतीय भवन का, अति लघु भारतीय भवन का था ना। ये हो गया आपका खलास। ओके बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा उसको जो है ना आप लोग बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या दिक्कत है हमारे पढ़ाई में, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, तब हम जो है ना उसमें इम्प्रूव करेंगे। बात समझे ना? आप बताइएगा तभी ना, हम कैसे जानेंगे? हम तो अपना हिसाब से पढ़ाइए रहे हैं। अच्छा खराब लगेगा तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है हमको एडवाइस दीजिए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक है, ताकि हम उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।